सिस्टमिक स्टैक में आपका स्वागत है। मेरा नाम कबीर आनंद है। ये सिस्टम इंजीनियरिंग सीरीज का एपिसोड 24 है और आज हम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग को इस तरह से समझेंगे जो आपको इस टॉपिक पर सिस्टम इंजीनियरिंग इंटरव्यूज के लिए तैयार करने में मदद करेगा। जब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसेस एक ही रिसोर्स के लिए compete करते हैं तो बिना किसी सेंट्रल सोर्स ऑफ ट्रूथ के चीजें आसानी से खराब हो सकती हैं। इसीलिए हम दो मेन लॉक टाइप्स एक्सक्लूसिव और शेयर्ड की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि रेडिस और ज़ूकीपर जैसे टूल्स इन्हें कैसे हैंडल करते हैं। इंटरव्यूअर्स यही देखना चाहते हैं कि क्या आप इन इंप्लीमेंटेशन ट्रेड ऑफ्स को समझकर रिलायबल और हाई स्केल सिस्टम्स डिजाइन कर सकते हैं या नहीं। हम शुरुआत करेंगे कंपटीशन की प्रॉब्लम से, जहां हम देखेंगे कि क्या होता है जब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसेस एक ही रिसोर्स के लिए आपस में टकराते हैं और कैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन उस जरूरी सोर्स ऑफ ट्रुथ को बनाए रखता है। सबसे पहले हम दो मेन लॉक टाइप्स एक्सक्लूसिव और शेयर्ड को डिटेल में समझेंगे और फिर रेडिस और रेडलॉक एल्गोरिथम जैसे रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशंस की गहराई में जाएंगे। अब देखिए, बात सिर्फ एक फ्लैग सेट करने की नहीं है, असली चीज तो रिलायबिलिटी है ना। इसीलिए हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे लीजेस और टाइम टू लिव वैल्यूज सिस्टम को चालू रखती हैं अगर कोई प्रोसेस क्रैश हो जाए, और हम डेडलॉक्स और क्लॉक ड्रिफ्ट जैसे रिस्क्स पर भी बात करेंगे। हम कंसिस्टेंसी पर भी काफी समय बिताएंगे, खासकर इस बात पर कि फेंसिंग टोकन्स और मोनोटोनिक ऑर्डरिंग जैसी चीजें क्यों बेहद जरूरी हैं ताकि कोई डिलेड प्रोसेस आपके डेटा को करप्ट ना कर दे। आखिर में हम आपके इंटरव्यूज के हिसाब से हाई लेवल ट्रेड ऑफ्स को देखेंगे और इन लॉक्स की तुलना स्टैंडर्ड डेटाबेस ट्रांजैक्शन से करेंगे। इस सेशन के खत्म होने तक आपके पास एक क्लियर फ्रेमवर्क होगा जिससे आप ये तय कर पाएंगे कि सिस्टम की करेक्टनेस से समझौता किए बिना डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज को कब और कैसे कोऑर्डिनेट करना है। चलिए एक असली इंजीनियरिंग चैलेंज के साथ शुरुआत करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़ा पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम बना रहे हैं जो माइक्रो सर्विसेज के ग्लोबल क्लस्टर पर हर सेकंड हजारों ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है। आपकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, किसी भी यूजर से एक ही परचेज के लिए कभी भी दो बार पैसे नहीं कटने चाहिए। लेकिन नेटवर्क रिट्राइज और लोड बैलेंसिंग की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपकी बिलिंग सर्विस के कई अलग अलग इंस्टेंस के पास एक ही समय पर बिल्कुल सेम पेमेंट रिक्वेस्ट आ जाए। यहीं पर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग क्रिटिकल हो जाती है। इसके बिना वो सारे इंस्टेंस एक साथ पेमेंट प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे जिससे डुप्लीकेट एंट्रीज हो जाएंगी और कस्टमर्स परेशान होंगे। यहां फेलियर का मतलब है सीधे आपकी कंपनी की रेपुटेशन और रेवेन्यू का नुकसान। आप हाई अवेलेबिलिटी और लो लेटेंसी की सख्त पाबंदियों के बीच काम कर रहे हैं, फिर भी आप करेक्टनेस से समझौता नहीं कर सकते। इस प्रोडक्शन कॉन्टेक्स्ट में एक सर्वर पर लगा लोकल म्यूटेक्स आपकी मदद नहीं करेगा क्योंकि रिक्वेस्ट अलग अलग मशीनों पर जा रही हैं। आपको एक ऐसे तरीके की जरूरत है जिससे ये मशीनें आपस में बात कर सके और डेटाबेस को छूने से पहले इस बात पर एग्री करे कि उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन आईडी को प्रोसेस करने का हक किसके पास है। हाई स्केल सिस्टम्स के कियोस को मैनेज करने के लिए रिसोर्स कोऑर्डिनेशन में मास्टर होना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि एक नोड पूरे नेटवर्क में किसी रिसोर्स पर एक टेम्पररी और एक्सक्लूसिव अधिकार जमा लेता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसी दुनिया में जहां नोड्स कभी भी फेल हो सकते हैं या लैग कर सकते हैं, हमें एक भरोसेमंद तरीके की जरूरत है जिससे यह पक्का हो सके कि जो काम सिर्फ एक बार होना चाहिए वो वाकई एक ही बार हो। एक बैच जॉब का उदाहरण लेते हैं जो डेली रिपोर्ट जनरेट करता है। अगर 5 नोड्स इसे एक साथ शुरू कर दें तो आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं और शायद फाइल को भी करप्ट कर रहे हैं। इंटरव्यू के लिहाज से जो प्राइमरी फेलियर मोड आपको याद रखना है वो है लॉस ऑफ लाइवनेस। अगर कोई नोड लॉक ले लेता है और फिर उसे रिलीज किए बिना क्रैश हो जाता है तो वो रिसोर्स हमेशा के लिए अटक सकता है। हम टाइम आउट्स का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व तो करते हैं, लेकिन उससे अपनी अलग प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि नोड अभी काम कर ही रहा है और लॉक एक्सपायर हो जाए। सेफ्टी और लाइवनेस के बीच के इस तनाव को हैंडल करना ही एक सीनियर सिस्टम इंजीनियर की असली पहचान है। इस लेसन में हम विस्तार से समझेंगे कि इन एज केसेस को कैसे मैनेज करना है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास 3 अलग अलग वर्कर नोड्स हैं और वो सब एक ही मिलीसेकंड पर एक ही यूजर प्रोफाइल को अपडेट करने या सेम इन्वेंट्री काउंट से कुछ घटाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कंपटीशन प्रॉब्लम है। बिना किसी लॉकिंग मैकेनिज्म के आप क्लासिक रेस कंडीशंस का सामना करेंगे, जहां आपके डेटा की फाइनल स्टेट पूरी तरह से नेटवर्क पैकेट्स की रैंडम टाइमिंग पर डिपेंड करती है। ये एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि इसकी वजह से साइलेंट डेटा करप्शन होता है जिसे बाद में डीबग करना नामुमकिन जैसा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि $10 का बैलेंस 15 होने के बजाय 20 हो गया क्योंकि दो प्रोसेसेस ने एक साथ पुरानी वैल्यू को रीड कर लिया था। यहाँ फेलियर मोड सिर्फ एक क्रैश नहीं है, बल्कि ये एक इनकंसिस्टेंट डेटाबेस है जो ऊपर से तो ठीक दिखता है लेकिन फंडामेंटली गलत होता है। इंटरव्यू में आपको इस बात को हाईलाइट करना होगा कि ये सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है बल्कि करेक्टनेस के बारे में है। हमें एक ऐसे तरीके की जरूरत है जिससे ये कॉम्पीटिंग प्रोसेसेस एक क्यू में लगे और अपनी बारी का इंतजार करें, ताकि इस अफरा तफरी को अपडेट्स की एक प्रिडिक्टेबल और सीरियल स्ट्रीम में बदला जा सके जो हमारे शेयर्ड स्टेट की इंटेग्रिटी को बनाए रखे। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग का असली मतलब है रिसोर्स ओनरशिप के लिए एक सिंगल सेंट्रल सोर्स ऑफ ट्रुथ बनाना।
एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में आपके पास दर्जनों या शायद सैकड़ों नोड्स हो सकते हैं, लेकिन उन सबको इस बात पर अग्री करना होगा कि इस वक्त किसी खास रिसोर्स का ओनर कौन है। ये कोऑर्डिनेशन एक सेंट्रल लॉक मैनेजर के जरिए काम करता है, जैसे कि रेडिस या ज़ूकीपा इकलौते वर्कर हैं। अगर आपके पास ये सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपके सिस्टम को याद ही नहीं रहेगा कि कौन क्या कर रहा है, और इससे आपकी डेटा लेयर में पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाएगी। यहाँ जिस फेलियर मोड पर ध्यान देना है वो है बॉटलनेक। अगर हर एक ऑपरेशन के लिए लॉक मैनेजर तक राउंड ट्रिप लगानी पड़े तो वो सेंट्रल हब कॉन्टेंशन का एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है। इंटरव्यू में आप इस बारे में बात करना चाहेंगे कि इसे कम कैसे किया जाए, जैसे कि पूरे डेटाबेस पर एक बड़ा लॉक लगाने के बजाय सिर्फ उन स्पेसिफिक और ग्रैन्युलर रिसोर्सेज को लॉक करना जिनकी आपको जरूरत है। ये सब उस सेंट्रल कंट्रोल और एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की परफॉर्मेंस की जरूरतों के बीच बैलेंस बनाने के बारे में है। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग का असली मतलब है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को लागू करना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर प्रोसेस ए किसी रिसोर्स पर काम कर रहा है तो प्रोसेस बी को उसे छूने की भी इजाजत नहीं है जब तक कि प्रोसेस ए अपना काम खत्म न कर ले। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बाथरूम का लॉक, जिसे एक बार में सिर्फ एक ही इंसान इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप ऑपरेशंस को एटॉमिक और कंसिस्टेंट रखने का यही इकलौता तरीका है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बिना कोलिजन होने का खतरा रहता है, जहाँ दो प्रोसेस एक ही फाइल पर एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं और नतीजा निकलता है एक करप्टेड डेटा जो किसी के काम का नहीं रहता। यहाँ फेलियर अक्सर नेटवर्क डिले की वजह से होता है। अगर कोई प्रोसेस बहुत ज़्यादा समय ले रहा है और लॉक मैनेजर को लगता है कि वो गायब हो गया है तो वो किसी और को लॉक दे सकता है, जबकि पहला प्रोसेस अभी भी राइटिंग के बीच में ही हो। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक सिंगल मशीन के मुकाबले कहीं ज़्यादा मुश्किल है। आप बस पूरी दुनिया को रोक नहीं सकते। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब क्लॉक ड्रिफ्ट हो और नेटवर्क लैग करे तो एक्सक्लूसिव शब्द का मतलब बदल जाता है। जब कोई इंटरव्यूअर आपसे सेफ्टी के बारे में पूछता है तो वे असल में यही पूछ रहे होते हैं कि आप इन एनवायरमेंटल फेलियर्स के बावजूद इस एक्सक्लूजन को कैसे बनाए रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव लॉक्स के बारे में, जिन्हें राइट लॉक्स भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव टाइप के लॉक होते हैं। इनका काम करने का तरीका एकदम सिंपल है। अगर किसी नोड के पास एक्सक्लूसिव लॉक है तो कोई भी दूसरा प्रोसेस उस रिसोर्स को ना तो रीड कर सकता है और ना ही उस पर कुछ राइट कर सकता है। बस बात खत्म। ये उन ऑपरेशंस के लिए बहुत जरूरी है जहां डेटा बदला जा रहा हो, जैसे कि अकाउंट बैलेंस अपडेट करना या किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मॉडिफाई करना। अगर आप अपडेट के दौरान किसी और को डेटा रीड करने देंगे तो उन्हें एक डर्टी या अधूरा व्यू मिलेगा, जिससे आगे चलकर सिस्टम में और भी एरर्स आ सकते हैं। यहाँ ट्रेड ऑफ ये है कि आपको हाई कंसिस्टेंसी तो मिलती है, लेकिन हाई कंटेंशन की कीमत पर। इसका फेलियर मोड एकदम क्लियर है। अगर एक्सक्लूसिव लॉक बहुत देर तक होल्ड करके रखा गया तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम पैदा कर देता है। हर दूसरी सर्विस जिसे उस रिसोर्स की जरूरत है वो एक तरह से फ्रीज हो जाती है, जिससे आपके पूरे सिस्टम में कैस्केडिंग टाइम आउट शुरू हो सकते हैं। इंटरव्यू में आपको ये जरूर मेंशन करना चाहिए कि डेटा इंटीग्रिटी के लिए एक्सक्लूसिव लॉक्स सबसे सेफ ऑप्शन है, लेकिन सिस्टम अवेलेबिलिटी के लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। आपको लॉक हेल्ड टाइम को जितना हो सके उतना कम रखना होगा ताकि आपका थ्रूपुट खराब ना हो। शेयर्ड लॉक्स, जिन्हें अक्सर रीड लॉक्स भी कहा जाता है, हाई ट्रैफिक सिस्टम्स के लिए काफी फ्लेक्सिबल अप्रोच देते हैं। ये काम ऐसे करते हैं कि एक ही समय पर मल्टीपल नोड्स लॉक होल्ड कर सकते हैं, बशर्ते वो सब सिर्फ डेटा को रीड कर रहे हों। लेकिन जैसे ही कोई राइटर कुछ चेंज करना चाहता है उसे तब तक वेट करना पड़ता है जब तक कि हर एक रीडर अपना शेयर्ड लॉक रिलीज ना कर दे। यहाँ जरूरी बात यह है कि ये रीड हैवी वर्कलोड्स के लिए परफॉर्मेंस को काफी बढ़ा देता है और साथ ही ये भी पक्का करता है कि कोई राइटर किसी और के काम के बीच में डेटा ना बदल दे। स्केल करने का ये एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन इंटरव्यूज के लिए आपको एक स्पेसिफिक फेलियर मोड के बारे में पता होना चाहिए, जिसे राइटर स्टार्वेशन कहते हैं। अगर नए रीडर्स लगातार आते जा रहे हैं तो हो सकता है कि राइटर को कभी वो एक्सक्लूसिव लॉक लेने का मौका ही ना मिले जिसकी उसे जरूरत है, जिससे उसे हमेशा के लिए वेट करना पड़ सकता है। सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए आपको एक ऐसी क्यूइंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी होगी जो वेटिंग राइटर्स को प्रायोरिटी दे। मैक्सिमम रीड थ्रूपुट और ये पक्का करना कि राइटर्स हमेशा के लिए ब्लॉक ना हो जाएं, इनके बीच के बैलेंस को समझना ही वो चीज़ है जो एक इंटरव्यूअर कॉम्प्लेक्स लॉकिंग आर्किटेक्चर डिस्कस करते समय आपसे एक्सपेक्ट करता है। जब हम हाई परफॉर्मेंस लॉकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम रेडिस का ही आता है। इसका बेसिक इंप्लीमेंटेशन सेट एन एक्स कमांड का इस्तेमाल करता है, जिसका सीधा मतलब है इस की को सिर्फ तभी सेट करो अगर ये पहले से मौजूद नहीं है। ये बहुत फास्ट है और मेमोरी फर्स्ट अप्रोच रखता है, इसीलिए ये इतना पॉपुलर है। हालांकि एक सिंगल रेडिस इंस्टेंस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रेड लॉक एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 5 इंडिपेंडेंट रेडिस मास्टर से मेजॉरिटी वोट लिया जाता है।
लॉक को वैलिड मानने के लिए आपको 5 में से कम 3 मास्टर्स की सहमति चाहिए होती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये फॉल्ट टॉलरेंस की एक ऐसी लेयर देता है जो एक सिंगल इंस्टेंस कभी नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ एक पेच है, और इंटरव्यूज के लिहाज से ये बहुत जरूरी पॉइंट है। रेड लॉक में सिस्टम क्लॉक्स और जीसी पॉजेस से जुड़े कुछ जाने माने फेलियर मोड्स होते हैं। अगर किसी एक नोड की क्लॉक आगे जंप कर जाए तो वो लॉक को समय से पहले एक्सपायर कर सकती है, जिससे कोई दूसरा प्रोसेस उसे हथिया लेगा, जबकि पहले वाले को लगेगा कि कंट्रोल अभी भी उसी के पास है। आपको इन बारीकियों को समझना होगा ताकि आप ये जस्टिफाई कर सकें कि ज़ूकीपर या एचसीडी जैसे ज्यादा स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंट टूल्स के बजाय रेडिस को क्यों चुना जाए। ये स्पीड और सेफ्टी के बीच का एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में ऑर्फन लॉक्स को रोकने के लिए लीज बेस्ड लॉक्स एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि लॉक तब तक एक्टिव रहे जब तक प्रोसेस खुद उसे खत्म ना करे, बल्कि आप लॉक को एक टाइम टू लिव के साथ ग्रांट करते हैं। इसे समझने का एक आसान तरीका एक रेंटल एग्रीमेंट जैसा है, जो तब तक ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है जब तक आप उसे रिन्यू ना कराएं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई वर्कर नोड क्रैश हो जाए या उसका नेटवर्क कनेक्शन टूट जाए तो लॉक अपने आप एक्सपायर हो जाएगा, जिससे दूसरे नोड्स उस काम को संभाल सकेंगे। बिना लीज के एक छोटा सा क्रैश भी किसी रिसोर्स को हमेशा के लिए लॉक कर सकता है। लेकिन यहाँ फेलियर का एक खतरा स्प्लिट ब्रेन इफेक्ट भी है, जो स्टॉप द वर्ल्ड गार्बेज कलेक्शन जैसे लंबे प्रोसेस पॉज की वजह से होता है। मान लीजिए अगर कोई प्रोसेस 10 सेकंड के लिए पॉज हो गया, लेकिन उसकी लीज सिर्फ 5 सेकंड की है, तो जब प्रोसेस सो रहा होगा तभी लॉक एक्सपायर हो जाएगा। जब प्रोसेस वापस जागेगा तो उसे लगेगा कि लॉक अभी भी उसके पास है, और वो डेटाबेस में लिखने की कोशिश करेगा, जिससे डेटा करप्शन हो सकता है। इंटरव्यू में ये जरूर समझाएं कि लीज इतनी लंबी होनी चाहिए कि काम पूरा हो सके, लेकिन इतनी छोटी भी कि फेलियर से जल्दी रिकवरी हो सके, और लंबे टास्क के लिए हमेशा रिन्यूअल हार्टबीट्स का इस्तेमाल करें। डेडलॉक्स किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए एक बुरे सपने की तरह होते हैं। ये तब होता है जब 2 या उससे ज्यादा प्रोसेसेस एक सर्कुलर वेट में फंस जाते हैं। मान लीजिए प्रोसेस ए के पास लॉक 1 है और वो लॉक 2 का इंतजार कर रहा है, जबकि प्रोसेस बी के पास लॉक 2 है और वो लॉक 1 के लिए वेट कर रहा है। दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता, और अगर आप उन्हें छोड़ दें तो वे हमेशा के लिए इसी तरह वेट करते रहेंगे। इसे रोकने के लिए हम आमतौर पर 2 मेन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं: लॉक ऑर्डरिंग और टाइम आउट्स। लॉक ऑर्डरिंग का मतलब है कि हम हमेशा एक स्पेसिफिक अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल सीक्वेंस में ही लॉक्स एक्वायर करते हैं, जिससे वो सर्कुलर वेट वाली सिचुएशन टूट जाती है। टाइम आउट्स ये पक्का करते हैं कि अगर किसी प्रोसेस को एक तय समय के अंदर लॉक नहीं मिलता तो वो हार मान ले और अपने पास मौजूद सभी लॉक्स को रिलीज कर दे, ताकि बाद में फिर से ट्राई कर सके। यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक डेडलॉक्ड सिस्टम असल में एक डेड सिस्टम ही होता है। ये फेलियर अक्सर लोड में अचानक आए स्पाइक्स के दौरान होता है, जहाँ टाइमिंग अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, जिससे प्रोसेसेस बैकअप होने लगते हैं और एक साथ टाइम आउट हो जाते हैं। इंटरव्यू में आपको इस बात पर जोर देना चाहिए कि आप कभी भी बिना किसी स्ट्रिक्ट ऑर्डर और फेल फास्ट टाइम आउट पॉलिसी के मल्टीपल लॉक्स की रिक्वेस्ट नहीं करते। मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो सेल्फ हीलिंग हो, ना कि ऐसा जिसे फंसे हुए प्रोसेसेस को क्लियर करने के लिए मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत पड़े। अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं कि सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक लगा देने से कंसिस्टेंसी की गारंटी मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं है। लॉक सिर्फ एक मेटा डेटा का टुकड़ा है। ये असल में किसी रोग या डिलेड प्रोसेस को आपके डेटाबेस में लिखने से नहीं रोकता। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर नेटवर्क डिले की वजह से किसी नोड का लॉक एक्सपायर हो गया है, लेकिन वो फिर भी आपके स्टोरेज लेयर को राइट रिक्वेस्ट भेजता है, तो स्टोरेज लेयर उसे एक्सेप्ट कर लेगी, जब तक कि आपने वहाँ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन न लगाई हो। सही मायने में करेक्टनेस सुनिश्चित करने के लिए आपको स्टोरेज लेयर पर ही वैलिडेशन की जरूरत होती है। इसमें आमतौर पर मोनोटोनिक ऑर्डरिंग का इस्तेमाल होता है, जहां हर लॉक के साथ एक बढ़ता हुआ वर्जन नंबर आता है। डेटाबेस चेक करता है कि आने वाली रिक्वेस्ट का वर्जन पिछले देखे गए वर्जन से ज्यादा है या नहीं। अगर नहीं है तो राइट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाती है। ये फेलियर मोड, जहां एक लेट राइट रिक्वेस्ट किसी नए और सही राइट को ओवरराइट कर देती है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के सबसे बारीक और खतरनाक बग्स में से एक है। इंटरव्यू में हमेशा ये साफ कर दें कि लॉक डिफेंस की पहली लाइन है, लेकिन राइट कमिट करना सेफ है या नहीं, इसका आखिरी फैसला स्टोरेज लेयर के पास ही होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक्स को सेफ बनाने के लिए फेंसिंग टोकन्स एक सीक्रेट वेपन की तरह काम करते हैं। जब भी कोई क्लाइंट लॉक अक्वायर करता है तो लॉक मैनेजर उसे एक फेंसिंग टोकन भी देता है। ये टोकन बस एक नंबर होता है जो हर बार लॉक ग्रांट होने पर बढ़ता जाता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये स्टोरेज लेयर को उन ज़ॉम्बी प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट्स को पहचानने और इग्नोर करने का तरीका देता है जिनका लॉक खत्म हो चुका है। इमेजिन कीजिए कि प्रोसेस ए को टोकन 33 मिला, लेकिन फिर उसमें एक लंबा जीसी पॉज आ गया।
इस बीच लॉक एक्सपायर हो गया और प्रोसेस बी को वही लॉक टोकन 34 के साथ मिल गया। प्रोसेस बी ने अपना काम पूरा कर लिया। इसके बाद प्रोसेस ए वापस एक्टिव होता है और अपने पुराने टोकन 33 का इस्तेमाल करके डेटा लिखने की कोशिश करता है। डेटाबेस देखता है कि वो पहले ही टोकन 34 को प्रोसेस कर चुका है, इसलिए वो प्रोसेस ए की इस पुरानी रिक्वेस्ट को सीधे रिजेक्ट कर देता है। डेटा इंटेग्रिटी को पूरी तरह बनाए रखने के लिए इस तरह के फेलियर मोड को रोकना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू में अगर आप फेंसिंग टोकन्स का जिक्र करते हैं तो आप ये सिग्नल दे रहे हैं कि आपको मार्टिन क्लेपमैन जैसे एक्सपर्ट्स द्वारा डिस्कस किए गए डीप कंसिस्टेंसी इश्यूज की अच्छी समझ है। ये एक हाई लेवल कॉन्सेप्ट है जो ये साबित करता है कि आप जानते हैं कि लॉक कोई जादुई ढाल नहीं है, बल्कि लॉक मैनेजर और डेटाबेस के बीच एक बड़े और कोऑर्डिनेटेड सेफ्टी प्रोटोकॉल का हिस्सा है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में क्लॉक ड्रिफ्ट उन साइलेंट किलर्स में से एक है जो एक परफेक्टली डिजाइन लॉकिंग स्ट्रैटेजी का कचरा कर सकता है। हम अक्सर ये तय करने के लिए वॉल क्लॉक टाइम पर भरोसा करते हैं कि लीज कब एक्सपायर होगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में कोई भी दो क्लॉक्स पूरी तरह से सिंक में नहीं होती। अगर एक सर्वर की क्लॉक दूसरों के मुकाबले थोड़ी भी तेज चलती है तो वो ये मान सकता है कि लॉक एक्सपायर हो गया है और उसे रिलीज कर देगा, जबकि एक्चुअल लॉक होल्डर अभी भी प्रोसेसिंग में बिजी हो सकता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन की फंडामेंटल गारंटी को तोड़ देता है। इसका फेलियर मोड बहुत ही खतरनाक है। आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां दो अलग अलग प्रोसेसेस को लगता है कि उन दोनों के पास एक ही रिसोर्स पर लिखने का एक्सक्लूसिव राइट है। यही वजह है कि हम क्रिटिकल सेफ्टी प्रॉपर्टीज के लिए लोकल सिस्टम टाइम पर भरोसा नहीं कर सकते। इंटरव्यू में यह मेंशन करना कि कैसे एनटीपी सिंक इश्यूज या हार्डवेयर क्लॉक की इंस्टेबिलिटी आपके लॉक की वैलिडिटी को खतरे में डाल सकती है, ये दिखाता है कि आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कोड के बारे में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड फिजिक्स के बारे में सोच रहे हैं। ये एक सोफिस्टिकेटेड पॉइंट है जो साबित करता है कि आप समझते हैं कि हमें अपने डेटा को फिजिकल हार्डवेयर की इनएक्यूरेसी से बचाने के लिए लॉजिकल क्लॉक्स या फेंसिंग टोकन्स जैसे ज्यादा रोबस्ट मैकेनिज्म की जरूरत क्यों पड़ती है। इंटरव्यू में अक्सर आपसे पूछा जाता है कि क्या डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक वाकई उस काम के लिए सही टूल है या नहीं। ये एक तरह का ट्रैप हो सकता है, क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छा लॉक वही होता है जो लगाया ही न जाए। आपको डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेज करने की कॉम्प्लेक्सिटी और उसके आसान ऑल्टरनेटिव्स के बीच बैलेंस देखना पड़ता है, जैसे कि डेटाबेस लेवल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करना या वर्जन नंबर्स के साथ ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल अपनाना। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स और लेटेंसी जुड़ जाती है, और अगर हर रिक्वेस्ट को एक सेंट्रल लॉक मैनेजर का इंतजार करना पड़े तो ये एक बड़ा बॉटलनेक बन सकता है। इसमें फेलियर का खतरा अक्सर डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक या परफॉर्मेंस के पूरी तरह गिर जाने के रूप में सामने आता है, जहां सिस्टम असली काम करने के बजाय लॉक मैनेज करने में ही ज्यादा समय बर्बाद करने लगता है। आपको इंटरव्यूअर को यह दिखाना होगा कि आप सिर्फ कोई चमकता हुआ नया टूल नहीं चुन रहे हैं, बल्कि असल में उसके ट्रेड ऑफ्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आपका डेटाबेस एसिड ट्रांजैक्शन सपोर्ट करता है तो वो लगभग हमेशा एक सेफर और फास्टर ऑप्शन होता है। हम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक्स का इस्तेमाल सिर्फ तब करते हैं जब हमें अलग अलग तरह के रिसोर्सेज के बीच तालमेल बिठाना हो, जैसे कि एक फाइल सिस्टम और एक डेटाबेस जहां कोई एक अकेला ट्रांजैक्शन पूरे ऑपरेशन को कवर नहीं कर सकता। ये समझदारी और कंट्रोल दिखाना ही इंटरव्यू में सबसे जरूरी है। अभी हमने विस्तार से समझा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग उस अफरा तफरी को संभालती है जब मल्टीपल प्रोसेसेस एक ही रिसोर्स के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। सिस्टम में कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन पर भरोसा करते हैं, जिससे ये पक्का हो जाता है कि एक समय में सिर्फ एक ही ओनर के पास चाबियां यानी एक्सेस हो। हमने दो मेन लॉक टाइप्स के बारे में भी जाना, टोटल आइसोलेशन के लिए एक्सक्लूसिव लॉक्स और कॉन्करेंट रीडर्स के लिए शेयर्ड लॉक्स। किसी भी सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में आपको ये समझाने के लिए तैयार रहना होगा कि हम टीटीएल के साथ लीज बेस्ड लॉक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगर कोई प्रोसेस क्रैश हो जाए तो ऑर्फन लॉक से बचने के लिए यही हमारा सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। अब चाहे आप रेडलॉक के साथ रेडिस का इस्तेमाल करें या ज़ूकीपर जैसे किसी कंसेंसस हैवी टूल का, हमेशा ट्रेड ऑफ परफॉर्मेंस और स्ट्रिक्ट करेक्टनेस के बीच ही होता है। अब आपके पास वो मेंटल मॉडल तैयार है जिससे आप रेस कंडीशंस का रिस्क लिए बिना शेयर्ड रिसोर्सेज को इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो बस यही था डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग का पूरा फाउंडेशन, जिस पर अब आपकी पकड़ मजबूत है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग पर हमारा डिस्कशन। जब आप इंटरव्यू में हो तो याद रखिएगा कि लॉक कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपको ये दिखाना होगा कि आप इसके फेलियर मोड्स को अच्छी तरह समझते हैं। इस बात को समझाने के लिए तैयार रहें कि फेंसिंग टोकन्स कैसे डिलीट प्रोसेसेस को डेटा करप्ट करने से रोकते हैं, और लोकल नोड क्लॉक्स पर भरोसा करना आमतौर पर एक गलत फैसला क्यों होता है। सारा खेल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन और सिंपल डेटाबेस ट्रांजैक्शंस के बीच के ट्रेड ऑफ को समझने का है। अगर आपको ये डीप डाइव्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले एपिसोड में हम साइडकार पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जहां हम सिचुएशन, कोर अंडरस्टैंडिंग और डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। आपकी तैयारी के लिए गुड लक।